नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2026 के लिए साइकोलॉजी की एक नई सीरीज चलाने जा रहा हूं, जिसका कि आज पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि वो बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है वो बच्चे डैश कहलाते हैं। मतलब कि वो बच्चे कौन से होते हैं जिनकी मेंटल एज उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से कम होती है, तो वो बच्चे आपके मंदित बालक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, मंदित बालक होते हैं जिनकी मानसिक आयु उनके कालानुक्रमिक आयु जो है उनकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है उससे भी कम होती है, तो वो बच्चे आपके कैसे कहलाएंगे? मद बुद्धि के बालक या मंदित बालक कहलाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार एचपीटेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को आपने डिटेल से याद रखना है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सामान्य बालक होता है उसकी बुद्धि कितनी होती है, उसका आईक्यू कितना होता है। तो साधारण बालक का जो आईक्यू होता है, नॉर्मल चाइल्ड का जो आईक्यू होता है वो 90 से 110 के बीच में होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सामान्य बुद्धि से नीचे होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है। तो जो सामान्य बुद्धि से नीचे होते हैं उनका आईक्यू होता है आपका 80 टू 90। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने, क्वेश्चन टेट परीक्षा में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि वो बालक कौन से होते हैं जिनका आईक्यू 140 से अधिक होता है। तो जिन बच्चों का आईक्यू लेवल जो बुद्धि है वो कहाँ से ज़्यादा होगी, 140 से ज़्यादा होगी, वो होते हैं प्रतिभाशाली, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको इसके लिए डिटेल से याद रखना है। साथियों, अगर आप भी एचपीटेट जून में अपना एचपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप एचपीटेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, नॉन मेडिकल है, आपका जेबीटी है, आर्ट्स है, मेडिकल है, तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी फीस मात्र 499 रुपीज़ मंथ है। आपको 499 में मिलने वाली है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप एज इट इज़ रिकॉर्डेड भी बाद में आराम से घर आके देख सकते हैं। आप कहीं पे जॉब करते हैं तो 499 रुपीज़ मंथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साइकोलॉजी के लिए अलग से टीचर है, जीके के लिए अलग से है, आपके अपने स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट है उसके लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर है। साथियों, बात करें आपकी, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे बच्चे जो जड़ बुद्धि के होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है। तो जिन बच्चों का आईक्यू 25 से कम होगा तो वो बच्चे होते हैं आपकी जड़ बुद्धि के। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका आईक्यू है इसका फॉर्मूला क्या है। तो आईक्यू की अगर फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है, बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है वो मेंटल एज बट्टे में क्रोनोलॉजिकल एज, कई बार पूछा गया टेट परीक्षा में, गुणा में 100। तो आईक्यू का फॉर्मूला है मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100। इस फॉर्मूले का, और ये जो आईक्यू के बारे में जो मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूँ, आईक्यू, बुद्धि लब्धि, जिसको आप बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन बोलते हैं, इसके बारे में इसका जो संप्रत्यय सबसे पहले दिया, ये क्वेश्चन कई बार आपके एसपी टेट परीक्षा में पूछा गया है, वो किसने दिया? तो आईक्यू के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया आपका विलियम स्टर्न। किसने बताया? आपका विलियम स्टर्न ने बताया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो विलियम स्टर्न ने जो है वो क्या है, आईक्यू के बारे में सबसे पहले 1912 में क्या दिया, इन्होंने ये सूत्र दिया था, लेकिन इन्होंने इसके पीछे गुणा में 100 ने लगाया। 100 किसने लगाया? तो ये पूरा जो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया संशोधित करके वो दिया था आपका टर्मन ने। तो टर्मन ने इसको संशोधित किया था पूरा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, आईक्यू बराबर मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज, इतना दिया था किसने? आपके, ये दिया था आपका, किसने? आपका विलियम स्टर्न ने, जो कि एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। लेकिन भैया जो आईक्यू गुणा में जो 100 लगाया वो किसने लगाया? वो लगाया आपका टर्मन ने। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विश्व में पहला जो बुद्धि परीक्षण किया गया, इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? तो वो क्या था भाई? एल्फ्रेड बिने। तो एल्फ्रेड बिने साहब जो थे, तो बिनेट साहब के द्वारा क्या किया गया था? पहला बुद्धि परीक्षण किया गया था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। तो अल्फ्रेड बिनेट जो है, इनके द्वारा प्रथम बुद्धि परीक्षण आपका 1905 के आसपास किया गया था, जिसको बिने साइमन स्केल के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रथम जो आपका बुद्धि परीक्षण था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट था, उसको विनय साइमन स्केल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1905 के आसपास का है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हैं, वे अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। कि ये बच्चे जो है वो अपनी एनवायरनमेंट के साथ, अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का क्या कर लेते हैं? विकास कर लेते हैं। तो ये बात जो है वो जीन पियाजे के द्वारा कही गई कि चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओवन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट स्टार्टेड
वो बाय होम। तो जो बच्चे होते हैं वो अपनी वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का क्या कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं। ये जीन पियाजे के द्वारा कहा गया। कौन है जीन पियाजे? अगर बात करें जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे की अगर बात करें तो इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी मनोविज्ञान में किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जो है मेरे साथी, मेरे भाई बहन, किसको कहा जाता है? जीन पियाजे को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, टेट परीक्षाओं में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक है। तो जीन पियाजे की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक, याद रखना है किस देश के हैं? स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक। इनके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी? तो इनके द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। याद रखना है हिंदी भाषा में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ध्यान से सुनना है। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी? तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, ये थ्योरी जो दी गई थी वो जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी, जो कि स्विट्जरलैंड देश के मनोवैज्ञानिक थे। अच्छा, ये कई बार एक क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पियाजे ने किस पर प्रयोग किया। तो पियाजे ने जो है वो अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में हुए जो परिवर्तन है, उनकी अवस्थाओं में जो चेंज हुआ उसको भी देखा। इसीलिए पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको कहीं ना कहीं अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे उसका कार्यक्षेत्र और उसकी बुद्धि का भी क्या होगा? विकास होगा। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना। और सेम बात यहाँ है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के साथ साथ धीरे धीरे अपनी समझ का भी क्या कर लेते हैं? विकास कर लेते हैं। ये जीन पियाजे के द्वारा कहा गया था, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पेपर में आता है कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसके द्वारा कहा गया? तो बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक और सक्रिय ज्ञान के निर्माता, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट या नन्हे विज्ञान की जो निर्माता, सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक जो कहा वो पियाजे ने कहा। पियाजे का कहना था कि ये संसार के बारे में जो बच्चे वो अपनी सिद्धांतों की रचना खुद कर बैठते हैं और इसीलिए पियाजे ने क्या कहा? बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कह डाला। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा? तो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट जो कहा वो भी जीन पियाजे के द्वारा ही कहा गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा जी, ऑप्शन में यहाँ पे एक नाम दिया है पियाजे के बाद स्किनर। स्किनर के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई? तो स्किनर की बात करें तो स्किनर के द्वारा एक थ्योरी दी गई थी, वो है आपका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? तो वो आपका स्किनर के द्वारा दिया गया। आपको ये बात याद रखनी है कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो स्किनर साहब के द्वारा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? आपका स्किनर साहब ने दिया। तो स्किनर के बारे में आपको ये याद रखना है। स्किनर की बात करें तो इसका जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है उसको आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि आरएस थ्योरी किसने दी? तो आरएस थ्योरी आपका रिस्पॉन्स के बाद स्टिमुलस, वो थ्योरी दी थी आपके स्किनर साहब ने। अच्छा, गिलफोर्ड ने क्या दिया? तो अगर गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड इनका पूरा नाम है, तो इनके द्वारा बुद्धि का 3 आयामी सिद्धांत दिया गया, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया। तो बुद्धि का जो आपका त्रिआयामी सिद्धांत है वो किसने दिया? तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो आपका गिलफोर्ड साहब ने दिया। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। और बुद्धि के जो 3 आयाम हैं गिलफोर्ड ने कौन कौन से बताए? तो इसने बताया आपका, एक तो बताया विषय वस्तु की कंटेंट होना चाहिए, ऑपरेशंस होना चाहिए और प्रोडक्ट। तो 3 बातें बताई, ऑपरेशंस, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत मतलब 3D मॉडल, तो याद रखना इंटेलिजेंस का जो 3D मॉडल दिया वो किसने दिया? तो गिलफोर्ड ने दिया। तो सारे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ही क्वेश्चन बना दिए। तो ऐसे ही पढ़ाई होती है। जितनी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ ना, बहुत बेहतर चीज़ें हैं। आप पूरी वीडियो देखना है शुरू से लेकर अंत तक, बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। अब अगला क्वेश्चन है कि जिस बालक की मानसिक आयु और उसकी कालानुक्रमिक आयु के बराबर हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आईक्यू का फॉर्मूला होता है क्या? तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100। मतलब क्या? तो क्वेश्चन का मतलब है कि मेंटल एज होता है मानसिक आयु, मानसिक आयु और आपकी क्या है? इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज। जब मानसिक आयु और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर होती है तो वापस कितना बचेगा भाई? आईक्यू कितना बच जाएगा वापस? क्योंकि ये तो कितना हो गया? मेंटल एज, फॉर्मूला होता है आईक्यू का मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100।
तो ये तो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ गया 1, 1 गुणा को 100 से गुना कर लिया तो कितना आया 100। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाएगा या फिर वैल्यू भी दे सकता है, कल के लिए वैल्यू दे कि मेंटल एज इतनी है, क्रोनोलॉजिकल एज इतनी है, तो ये फॉर्मूला ज़रूर लगाना है। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाए तो आपके नंबर कटने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है उसका प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है उसका जो प्रतिपादन किया गया था, उसका जो किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो प्रपोज किया था वो किया था आपका फ्रेडरिक फ्रोबेल। क्या नाम था इनका? पूरा नाम फ्रोबेल नहीं था, इनका एग्जैक्ट नाम अगर मैं बताऊं आपको तो फ्रेडरिक फ्रोबेल इनका पूरा नाम था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल जो है इनके द्वारा शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है उसका प्रतिपादन किया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। बात करें आपकी किंडरगार्टन की, किंडरगार्टन पद्धति के लिए यहाँ पे जो फ्रेडरिक फ्रोबेल है उनके द्वारा ये किंडरगार्टन पद्धति जो है इसके लिए कब इन्होंने पहला किंडरगार्टन स्कूल खोला और कहाँ पे खोला। तो पहला किंडरगार्टन स्कूल 1837 के आसपास विकिपीडिया के मुताबिक कहाँ पे खोला गया मेरे साथी? आपकी जर्मनी में खोला गया। तो आपको याद रखना है कि 1837 में पहला किंडरगार्टन स्कूल कहाँ पे खोला गया था? आपका 1837 में जर्मनी में खोला गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किंडरगार्टन एक किस भाषा का शब्द है? एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किंडरगार्टन शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द। और किंडरगार्टन शब्द का मतलब क्या होता है? तो गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का बगीचा। तो किंडरगार्टन शब्द का मतलब होता है बच्चों का बगीचा। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो किंडरगार्टन पद्धति थी वहाँ पर क्या बोला? वहाँ पर ये बोला कि रटने के बजाय जो शिक्षण विधि होगी, एजुकेशन की जो पॉलिसी होगी, शिक्षण की जो विधि होगी, वहाँ पर रटने की बजाय किस पर जोर दिया गया भाई? आपका बजाय खेल खेल में, गीतों में, रचनात्मक कार्यों में, चित्रकला में, गिफ्ट्स में, मतलब इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया कि मतलब आप क्या है, जितना आप क्या है शिक्षा पर जोर दिया, लेकिन किन चीज़ों में? खेल, गीत, गतिविधि। तो ये था किंडरगार्टन पद्धति। ठीक है, जहाँ शिक्षक एक माली की तरह बच्चों का विकास करता है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी किंडरगार्टन पद्धति के जो जनक थे वो आपकी कौन थे? आपके फ्रेडरिक फ्रोबेल, जिन्होंने 1837 में पहला किंडरगार्टन खोला, जो कि जर्मनी के एक शिक्षा शास्त्री थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रेडरिक फ्रोबेल कहाँ से थे? तो ये मेरे साथी भाई बहन जर्मनी से थे। अगला क्वेश्चन है कि यह परिभाषा किसकी है? हुज डेफिनेशन इज दिस? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। द साइकोलॉजी इज द मोस्ट साइंस ऑफ एजुकेशन। तो साइकोलॉजी को जो है वो मोस्ट साइंस ऑफ एजुकेशन जो कहा है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये स्किनर साहब के द्वारा कहा गया। स्किनर साहब वो व्यक्ति है जिनके द्वारा ये भी कहा गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आपकी डेफिनेशन है, ये जो आपकी जो परिभाषा है वो किसने दी है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है? तो ये जो कहा है मेरे साथी वो कहा है आपका किसने? स्किनर साहब ने। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये भी किसने कहा? ये भी स्किनर ने कहा है। और दूसरा मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये भी किसने कहा है? स्किनर ने। तो स्किनर की आपको दोनों की दोनों आपकी डेफिनेशन, दोनों की दोनों परिभाषाएं चाहे अगर पूछेगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, तो ये भी स्किनर ने कहा है। और मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये भी कहा है किसने? स्किनर ने। उसी प्रकार और कुछ परिभाषाएं जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है कि ये किसने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। जब भी बात हो रही बिहेवियर की, व्यवहार की, तो मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है? शुद्ध विज्ञान है। ये किसने कहा है? कई बार क्वेश्चन पूछा है बिहेवियरिज्म का। तो मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है भाई? शुद्ध विज्ञान है, ये कहा है आपका जेबी वॉटसन। किसने कहा है? जेबी वॉटसन, जो कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। तो जेबी वॉटसन के द्वारा क्या कहा गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये भी आपके जेबी वॉटसन की है। तो जेबी वॉटसन साहब की दो डेफिनेशंस है। एक है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, दूसरी है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। दोनों की दोनों किसने दी भाई मेरे साथी? आपकी जेबी वॉटसन ने दी। तो अगर तो पूछेगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी? तो जेबी वॉटसन ने दी। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये किसने कहा? तो ये भी आपका जेबी वॉटसन ने कहा।
अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एक डेफिनेशन बहुत बार पूछी जा रही है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, ये इस बार के टेट परीक्षा में किसी ना किसी स्ट्रीम में देखने को मिल सकती है कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी आपका ह्यूमन बिहेवियर और उसके जो संबंध है उसका अध्ययन है। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? तो क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वुडवर्थ ने क्या कहा? जो वुडवर्थ साहब है उनके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ये मैं आज आपको बताऊंगा। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को खोया, फिर मन या मस्तिष्क को खोया, फिर इसके बाद चेतना को खोया, और वर्तमान में मनोविज्ञान आपका व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। तो वुडवर्थ साहब की एक आपकी बहुत बेहतरीन परिभाषाएं हैं जो बार बार टेट परीक्षाओं में पूछी जा रही है कि यह परिभाषा किसने दी? कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आपका सोल को खोया, आत्मा को खोया, फिर मन या मस्तिष्क को खोया, फिर आपके चेतना को खोया, और फिर ये व्यवहार का, वर्तमान में क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन बना हुआ है। तो ये वुडवर्थ साहब के द्वारा कहा गया मेरे साथी। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये किसने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो ये बात, ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये सेंट्रोक के द्वारा कही गई थी। ये बात आपको जरूर याद रखनी। तो जितनी भी परिभाषाएं मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ये सारी की सारी परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी परिभाषाएं आपको परीक्षा में, आपकी जो परीक्षा होनी वहाँ पर सीधे नंबर आपको दिला सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो किस में सहायक होता है? देखो, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, जी डिसिप्लिन तो देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाल विकास के ज्ञान में नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मूल्यांकन में इवैल्यूएशन तो करेगा ही करेगा, जी हाँ बिल्कुल। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन, नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। तो मुझे लग रहा है सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास होता है, वो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखने को मिलता है। साथियों, एजुकेशनल साइकोलॉजी के इस शिक्षा मनोविज्ञान के फादर कौन है, जनक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक है आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कौन है आपका? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कौन है? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक आपके जो व्यक्ति है वो कौन है? तो वो आपके शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनकी बात करें एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की, तो इन्हें आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक साहब को जो आपका मॉडर्न जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके फादर के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। और अगर बात करें थॉर्नडाइक की, तो ये कहाँ से संबंध रखते थे? तो यूएसए देश से, अमेरिका देश से संबंध रखते थे। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से डिटेल से याद रखनी है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा है। और अगर आज की बात पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो वो भी कौन है आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? अगर बात करें एरिक्सन की, तो इनके द्वारा जो हमारा मनोसामाजिक विकास था उसकी कितनी अवस्थाओं को बताया गया था? तो एरिक्सन के द्वारा मनोसामाजिक जो विकास था उसकी 8 अवस्थाओं को बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, 8 अवस्थाएं कौन सी थी? आपको एक एक पता होनी चाहिए, आपके टेट परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। सारी की सारी अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और हमको यहाँ से मिल गया कि मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है, साइको सोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई? तो ये एरिक्सन के द्वारा दी गई थी। तो पहला जो इनका मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की जो अवस्था थी, 8 अवस्थाओं में पहली थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस
ट्रस्ट। आपको याद रखना है, पहली थी विश्वास बनाम अविश्वास। तो पहली जो इनकी थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जो कि 0 से 1.5 या 2 वर्ष के बच्चों में होती थी, विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरी थी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, स्वायत्ता बनाम शर्म। तीसरी थी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध। चौथी थी इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी, उद्योग बनाम हिमता। पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की पांचवी अवस्था पूछी जाती है बार बार, वो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो पांचवी आपकी कौन सी थी? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, कई बार पूछी गई थी। छठी थी आपकी कौन सी? इंटीमेसी वर्सेस आपका इजोलेशन, अंतरंगता बनाम अलगाव, ये भी कई बार पूछी गई है। सातवीं थी जनात्मकता बनाम ठहराव, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और आठवीं थी अखंडता बनाम निराशा, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो आपको ये सारी की सारी बातें डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो एरिक्सन की आपको आठों की आठों अवस्था में एक बार दोबारा बताता हूँ। पहली थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दूसरी थी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, तीसरी थी आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, चौथी थी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, पांचवी थी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, छठी थी आपकी इंटेमेसी वर्सेस इजोलेशन, सातवीं थी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और आठवीं थी इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। तो इस 8 की 8 एरिक एरिक्सन की आपको जो अवस्थाएं हैं वो डिटेल से याद रखनी है। एरिक एरिक्सन की बात करें तो ये जो है आपके, इनका जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म जर्मनी में 1909 में हुआ था, लेकिन बाद में ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक बन गए? तो मूल रूप से तो वैसे जन्म कहाँ से हुआ? जर्मनी में, तो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन बाद में एरिक एरिक्सन जो चले गए वो कहाँ चले गए? यूएसए, अमेरिका चले गए। तो याद रखना है, बाद में यूएसए की नागरिकता ली, लेकिन पहले जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो जर्मनी से अमेरिका कब चले गए? तो 1933 के आसपास चले गए थे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे जो जीन होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो हमारे जीन जो बने होते हैं वो आपके डीएनए से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब भाई बात करें डीएनए की, कि ये जो डीएनए है ये इसी से हमारे जीन बने होते हैं। तो डीएनए की जब भी मैं बात करता हूँ तो इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का जटिल अणु है जो कि सभी जीवित जीवों में, चाहे वो बैक्टीरिया में है, चाहे पौधों में है, चाहे जानवरों के विकास और कार्यप्रणाली में आनुवंशिक निर्देश, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, वहन करता है। ठीक है, तो याद रखना है हमारे जीन जो बने होते हैं वो भी किससे? डीएनए से बने होते हैं, और इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो, जो आपका डीएनए होता है ना, डीएनए, इसकी जो संरचना होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह होता है, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। तो डबल हेलिक्स क्या है? तो डीएनए की जो मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह जो संरचना है उसी को क्या बोलते हैं? डबल हेलिक्स बोलते हैं। ये बात आपको जरूर याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अंडा कोशिका में गुणसूत्र होता है, ईच एग सेल हैज क्रोमोजोम। देखिए, जो प्रत्येक जो अंडा होता है, प्रत्येक जो कोशिका होती है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उसमें एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। सब में एक्स तो होता है, जैसे मेल में, तो मेल में होता है एक्स एक्स और पुरुष में होता है एक्स वाई। ठीक है, तो पुरुष में होता है आपका एक्स वाई और महिला में होता है आपका एक्स एक्स। तो दोनों में देखो, पुरुष में भी एक्स वाई तो है ना, एक्स तो है, मतलब कि जब भी आपका एक्स और एक्स आपस में मिलते हैं, ध्यान से सुनना, जब एक्स और एक्स मिलेंगे तो किसका जन्म होगा? पुत्री का, बेटी का जन्म होगा। और जब महिला और पुरुष के हमेशा एक्स और वाई आपस में मिलते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई मिलता है तो जन्म होता है पुरुष का। तो जब मिल रहे एक्स एक्स तब होगा भैया आपकी महिला का जन्म। किसका? महिला का जन्म। और जब आपके मिलेंगे कौन से? एक्स वाई, तब जन्म होगा पुरुष का। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। हमारे शरीर की मैं बात करता हूँ तो हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो हमारे शरीर में कुल 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोजोम होते हैं। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। अच्छा, 46 क्रोमोजोम तो हमारे शरीर में होते हैं। इसमें 23 जोड़े कितने होते हैं? 23। तो 23 जोड़ों के, जैसे एक्स वाई एक्स एक्स, 23 जोड़े होता है। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं। और 22 जोड़े को क्या कहा जाता है? तो 22 जोड़े को नाम दिया है ऑटोसोम। क्या कहा जाता है साथियों? ऑटोसोम। तो ऑटोसोम क्या है? तो 22 जोड़े जो है मेरे साथी, 22 जोड़े जो है उनको ऑटोसोम कहा जाता है। ये बात आपको जरूर याद रखना। और 23वां जो जोड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं लिंग।
क्या बोलते हैं, लिंक क्रोमोजोम, ठीक है, क्या बोलते हैं आपका सेक्स क्रोमोजोम इसको बोलते हैं। सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी। तो 22 जोड़े को ऑटोसोम बोला जाता है और एक जोड़ा इसमें जो होता है 23 जोड़ों में वो होता है आपका ऑटोसोम। तो एक बार क्वेश्चन आता है कि ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 44। 44 ही हुए ना, क्योंकि 22 दूनी 44, एक गुणसूत्र में दो, एक जोड़े में दो दो गुणसूत्र होते हैं। उसी प्रकार आपका कितने आपके जो सेक्स क्रोमोजोम जो है हमारे कितने गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्र होते हैं दो, एक होता है एक्स एक्स, एक होता है एक्स वाई। तो ये दोनों बातें आपको जरूर याद रखनी है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव।